आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में नामक अध्याय के अंतर्गत आने वाले आपराधिक मानववध अर्थात सदोष मानववध नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सदोष मानववध कब हत्या नहीं होता। आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मानववध एक मानव द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित करना मानववध कहलाता है। अतः जहाँ कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति को मार डालता है तो इसे मानववध नहीं कहा जा सकता। मानववध दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधिपूर्ण मानववध, जिसे धारा 76 से 106 में बताया गया है। नंबर 2 विधि विरुद्ध मानववध, जिसे धारा 299, धारा 300, 304A, 304B और धारा 305 में बताया गया है। और नंबर 1 पे जो आता है विधिपूर्ण मानववध, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 5 धारा 76 से धारा 106 तक में दिया गया है। मानववध विधिपूर्ण मानववध होता है। इन अपवादित परिस्थितियों में किए गए मानववध को इसलिए विधिपूर्ण माना गया है क्योंकि या तो वह क्षम्य है अथवा न्यायानुमत है। अब नंबर 2 पे आता है विधि विरुद्ध मानववध। इसे देख लेते हैं। विधि विरुद्ध मानववध 5 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध, जिसे धारा 299 में बताया गया है। नंबर 2 पे है हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध, इसे धारा 300 में बताया गया है। नंबर 3 पे है उतावलेपन या उपेक्षा से किया गया मानववध, इसे धारा 304A में बताया गया है। नंबर 4 पर है दहेज मृत्यु, इसे धारा 304B में बताया गया है। नंबर 5 पर है शिशु या चित्त विकृत व्यक्ति या किसी मत व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण करके स्वयं उसी के द्वारा उसका वध करना, इसे धारा 305 में बताया गया है। अब देख लेते हैं आपराधिक मानववध। इसके अंतर्गत देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध को परिभाषित करती है। धारा 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध कहलाता है या करता है। धारा 299 के विश्लेषण करने पर आपराधिक मानववध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं। नंबर 1 किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित हुई हो। नंबर 2 ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित हुई हो। नंबर 3 ऐसा कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अथवा नंबर 4 ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अथवा नंबर 5 इस ज्ञान के साथ कार्य किया गया हो कि उस कार्य से मृत्यु का कारित होना संभाव्य हो। नंबर 1 पे आता है किसी मानव प्राणी की मृत्यु। इसे देख लेते हैं। धारा 299 को लागू होने के लिए आवश्यक है कि एक मानव द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु की गई हो। यहाँ मृत्यु से तात्पर्य धारा 46 में वर्णित मानव प्राणी की मृत्यु से है, परंतु मानव प्राणी शब्द के अंदर माँ के गर्भ में आया शिशु शामिल नहीं है। किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध माना गया है यदि उस शिशु का कोई भी अंग माँ के गर्भ से बाहर निकल आया हो, चाहे भले ही उस शिशु ने श्वास अर्थात सांस न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो। इसे धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में बताया गया है। इसमें एक वाद आया था डालू सरदार।
इस प्रकरण में अभियुक्त को अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह हो गया था कि उसका किसी मदारी से प्रेम संबंध है। एक दिन वह गुस्से में आया और अपनी पत्नी की नाभि के नीचे पैर से ठोकर मार दिया, जिसके कारण वह धरती पर गिरकर चेतन शून्य हो गई। कुछ व्यक्तियों ने आकर उसे होश में लाने का प्रयत्न किया, परंतु निराश होकर यह मान लिया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। अभियुक्त पुनः अपनी पत्नी के पास गया और उसके गले में रस्सी का फंदा बनाकर उसे छत पर लटका दिया, जिससे यह लगे कि उसने आत्महत्या की है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को घोर उपहत्या के लिए दोषी ठहराया गया। एक अगला वाद आया था आर बनाम खंडू। इस मामले में अभियुक्त ने अपने ससुर को मार डालने के आशय से बेंत से 3 बार प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह झोपड़ी के बाहरी दरवाजे पर गिर गया। अभियुक्त ने उसके सर के नीचे जलाने वाली लकड़ियां रखकर झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके ससुर की मृत्यु हो गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त हत्या करने के आशय से बेंत से प्रहार किया था और मृतक की मृत्यु उसके प्रहार से नहीं हुई थी, इसलिए उसका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। एक और अगला वाद आया था पिलानी गोल्डन बनाम एम्परर। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सर पर हल के सिरे से प्रहार किया था, यद्यपि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उस प्रहार के परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी की संभावतः मृत्यु हो सकती है। उस चोट के लगने से पत्नी बेहोश हो गई थी, परंतु अभियुक्त ने उसे मरा हुआ समझकर उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर छत की कड़ी से इस आशय से लटका दिया कि लोग यह समझे कि उस स्त्री ने आत्महत्या की है। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अभियुक्त का कार्य न तो आपराधिक मानववध है और न ही हत्या। उसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं था, बल्कि केवल चोट पहुंचाना था। अतः अभियुक्त धारा 325 के अंतर्गत घोर उपहत्या के लिए दोषी होगा। एक और अगला वाद आया था इसके अंतर्गत श्री नारायण। इस मामले में अभियुक्त ने एक व्यक्ति के सर पर ईंधन के लिए उपयोग लाई जाने वाली लकड़ी के टुकड़े से प्रहार किया। उस लड़के की नाक से रक्त बहने लगा। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अभियुक्त और उसकी पत्नी ने सोचा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अतः उसके शरीर को लकड़ी की चिता पर रखकर चिता में आग लगा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, अतः अभियुक्त धारा 304 के अंतर्गत आपराधिक मानववध के दोषी होगा। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति घोर उपेक्षा के साथ कार्य करता है तो विधि उस व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक ज्ञान की उपधारणा कर लेती है। एक और अगला वाद आया था कलियप्पा गोल्डन। इस मामले में अभियुक्त ने एक महिला की मृत्यु कारित करने के आशय से उसका गला घोंट दिया, परंतु उसके परिणाम स्वरूप उस महिला की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह चेतनविहीन हो गई। अभियुक्त ने मृतक समझकर उसके शरीर को इस आशय से रेल की पटरियों पर रख दिया कि लोग यह समझें कि उस महिला की मृत्यु ट्रेन से कट जाने के कारण हुई, और वास्तव में उस बेहोश महिला की मृत्यु ट्रेन के कट जाने के कारण हुई गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि गला खोदने और शरीर को रेल की पटरियों पर रखने वाले कार्य जो एक के बाद एक क्रम में किए गए थे, एक ही कार्य के 2 रूप थे और दोनों ही महिला की मृत्यु कारित करने के लिए किए गए थे, अतः अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी होगा। इस निर्णय के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह निर्णय न तो तार्किक है और न ही विधि की स्पष्ट स्थिति को स्पष्ट करता है। इस मामले में अभियुक्त का पहला कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था, परंतु उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु नहीं हुई, अतः अभियुक्त का कार्य धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न के अंतर्गत आना चाहिए।
अभियुक्त का दूसरा कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया था, बल्कि उसके पीछे अभियुक्त का आशय अपराध के साक्ष्य का विलोपन था। अतः अभियुक्त को दूसरे कार्य के लिए धारा 201 के अंतर्गत दंडित किया जाना चाहिए, न कि हत्या के अपराध के लिए। आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आने वाला दूसरा पॉइंट है कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना। आपराधिक मानव वध के अंतर्गत कोई मामला तभी आएगा जब कोई कार्य करके मृत्यु कारित की गई हो। मानव जीवन को अनेकों साधनों द्वारा समाप्त किया जा सकता है, जिसको शब्दों में बांटना या अंकों में गिनना संभव नहीं है। भूखे रखकर, जहर देकर, आघात पहुंचाकर, पानी में डुबोकर आदि तरीकों से मानव प्राणी की मृत्यु कारित की जा सकती है। यहाँ कार्य शब्द का तात्पर्य है कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से की गई है और इससे किसी परिणाम का जन्म होता है। यहाँ कार्य शब्द में लोप शब्द भी शामिल है। इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट है कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध के लिए तब तक दोषी नहीं होगा जब तक उसका आशय किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का ना हो। उदाहरण स्वरूप धारा 299 का दृष्टांत एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि मृत्यु कारित हो जाए। वाई यह विश्वास करते हैं कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है। ए ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया। यहाँ ए इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि लकड़ियाँ और घास बिछाने का कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। इसे धारा 299 का दृष्टांत ए के अंतर्गत बताया गया है। परंतु जहाँ एक मुर्गे को मार डालने और चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर बी जो एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है, जबकि ए यह नहीं जानता था कि बी वहाँ है। यहाँ ए यद्यपि विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय बी को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो मृत्यु कारित करने का नहीं था। इसे धारा 299 के दृष्टांत सी में बताया गया है। स्पष्ट है कि किसी कार्य के पीछे यदि आशय नहीं है तो उसके परिणाम के लिए उसका कर्ता उत्तरदायी नहीं है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य से शासक किसी व्यक्ति के प्राण को खतरे में डाल देता है और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कार्य का कर्ता उस मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। आपराधिक मानव वध के अंतर्गत नंबर 4 पे आता है कार्य ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य से किसी को ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना हो जाती है, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। कार्य और कार्य द्वारा मृत्यु के बीच का संबंध प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट होना चाहिए। इन दोनों के बीच का संबंध भले ही तात्कालिक न हो, उसे बहुत अधिक दूरवर्ती नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत एक वाद आया था रामास्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस मामले में अभियुक्त ने मृतक के पेट पर एक प्रहार किया था और डॉक्टर की राय में ऐसी चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा, न कि हत्या के अपराध के लिए। आपराधिक मानव वध के अंतर्गत 5वां पॉइंट यह आता है कि कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अभियुक्त तब तक आपराधिक मानव वध के लिए दोषी नहीं होगा जब तक उसने कार्य इस ज्ञान के साथ न किया हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। ज्ञान एक सशक्त शब्द है और इससे किसी बात की निश्चयात्मकता का न कि उसकी संभाव्यता का बोध होता है। आपराधिक मानव वध के संदर्भ में आशय अथवा ज्ञान का व्यापक महत्व है, क्योंकि इन मानसिक दशाओं की अनुपस्थिति में अभियुक्त को उसके परिणाम के लिए
उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। ए यह जानता है कि वाई झाड़ी के पीछे है। ब यह नहीं जानता है वाई की मृत्यु कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे वाई की मृत्यु होना संभाव्य है। बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। बी गोली चलाता है और वाई मर जाता है। यहाँ हो सकता है कि बी किसी अपराध का दोषी न हो, किंतु ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। इसे धारा 299 के दृष्टांत बी में बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।